दोस्तों, एक बूढ़ी दादी बेहद ही साधारण और मैले कपड़ों में अपने घर से बाहर निकलती है और निकलने के साथ साथ उनके हाथ में एक लिफाफा होता है और उसी लिफाफा को लेकर एक बहुत बड़े बैंक के गेट पर पहुंचता है। गेट पर दाखिल होने के साथ साथ वो उसी लिबास में होता है और लिफाफा के साथ जो ही अंदर दाखिल होता है और जिस किसी का नजर इस बूढ़ी दादी यानी इस महिला के ऊपर होता है, वो यही समझ रहा होता है कि वो भिखारी है, कुछ न कुछ मांगने के लिए, कुछ न कुछ लेने के लिए यहाँ आई है। दोस्तों, ये जो बूढ़ी दादी होती है जो बेहद ही साधारण और मैले कपड़ों में होते हैं, अब हर एक लोग उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कमेंट शेयर करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए, भिखारी पहले सड़कों पर, दुकानों और मोहल्लों में मांगा करते हैं, अब तो सीधे बैंक में ही आ गए। दोस्तों, ये आम लोगों के शब्द थे जो अपने और आपस में बातें कर रहे थे इस बूढ़ी दादी के बारे में। लेकिन दोस्तों, बूढ़ी दादी सुने या न सुने, लेकिन अपने कदम निरंतर आगे बढ़ाती रहती है। एक काउंटर पे जाकर अपना लिफाफा आगे करती है और बोलती है, साहब, मेरे अकाउंट में कुछ गड़बड़ी आ गई है, परेशानियां आ गई है, आप इन्हें चेक कर लीजिए। दोस्तों, वो काउंटर पर जो बैंक कर्मी बैठा होता है वो कहता है कि इस काउंटर पे नहीं, आप आगे जाइए। लगती तो भिखारन जैसी है और इतने बड़े बैंक में इनका अकाउंट कैसे हो सकता है। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो बूढ़ी महिला थी बेहद ही साधारण, गरीब और इतने मैले कुचले कपड़े होते हैं जिससे वो साफ साफ भिखारन लग रही थी। दोस्तों, बैंक कर्मी उससे बात करने का कोई तवज्जो नहीं समझता है, न ही कोई बात समझता है कि उनसे बात करना ही बेकार है, टाइम पास करने जैसा है। वो सभी आगे बढ़ाते जाते हैं। दोस्तों, कई काउंटर आगे बढ़ाने के बावजूद भी उसका काम या उनकी बातों को कोई गौर से सुनने ही वाला नहीं होता है, न उन्हें समझने वाला होता है। दोस्तों, थक हार कर वो एक जो वेटिंग चेयर लगा रहता है उस पे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बैठने के बाद फिर से वो हिम्मत करती है और पूछताछ काउंटर पर जो एक लड़की अकेली होती है वहां पहुंच जाती है और पूरी बात उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इन्हीं बैंक में उनके खाते हैं और उसमें थोड़ी समस्या आ चुकी है, उन्हें ठीक करवाने मैं यहाँ आई हूँ और मेरे साथ कोई और नहीं है जो मैं उन्हें समझा सकूं या वो आपको बता सके। दोस्तों, ये जो अकेली पूछताछ काउंटर पर बैठी रहती है, स्नेहा नाम की लड़की को ये बात बता ही रही होती है दादी कि वहां एक बैंक कर्मी आ पहुंचते हैं और बैंक कर्मी और स्नेहा जब ये दोनों बात आपस में करते हैं कि बूढ़ी दादी का इसमें अकाउंट है और उसमें कोई दिक्कत आ गई है, तब वो जो शख्स होता है बैंक कर्मी, वो हंसने लगते हैं कि ऐसी कैसी अजीब बात है। मैं तो पहले लगा था कि ये भिखारन है और कुछ और किसी काउंटर पर आकर मांगेगी या किसी से कुछ लेगी और फिर चली जाएगी। अब तो मुझे लग रहा है भिखारन के साथ साथ ये मानसिक रूप से बीमार है। अगर सीधा सीधा कहे तो ये पागल ही लग रही है। इन्हें जितना जल्दी हो सके बैंक निकाल देना चाहिए। दोस्तों, अपने ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लग रहे थे, तमाम प्रकार के बातें बूढ़ी दादी के ऊपर बोले जा रहे थे, तमाम प्रकार के हंसी ठहाके और भी लोगों के द्वारा कहा जा रहा था, लेकिन उनका जो असर था दादी के ऊपर तनिक नहीं था। बेहद ही शांत स्वभाव, नॉर्मल और शांत स्वरों से वो बार बार बैंक कर्मियों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सर, आप सुनने और समझने की कोशिश कीजिए, मेरा इसी बैंक में अकाउंट है और मैं इसे ठीक करवाने आई हूं। दोस्तों, इतना होने के बावजूद भी उनका एक शब्द भी कोई सुनने को तैयार नहीं था, न उनके बात समझने को तैयार था और यहां तक उनके लिफाफा को खोलकर देखने तक को भी जायज नहीं समझता था और इतने काबिल नहीं समझता था कि वो लिफाफा खोलकर देखने लायक है। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो कोई व्यक्ति और सड़क पर देखे हुए कोई व्यक्ति अगर बेहद ही साधारण कपड़ों में है, उनका जो पहनावा ओढ़ावा है
और देखने में अगर गरीब लग रहा है, भिखारी की तरह लग रहा है, बेहद ही साधारण लग रहा है, उन्हें लोग अच्छा, बड़ा, समझदार, पढ़े लिखे समझना ही नहीं चाहता है। वो दूर से ही देख के समझ जाता है ये आदमी बेहद गरीब है, साधारण है, पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख है और कोई काम का नहीं है। न जाने क्या क्या अपने विचार कर लेते हैं, लेकिन सामने से अगर वो आदमी उन्हें बताने की भी कोशिश करता है कि वो पैसे वाले हैं, वो कुछ महंगे सामान खरीदना चाहता है, सामने वाले यकीन ही नहीं करता है, बल्कि अपने मन में पहले ही बिठा लेता है कि सामने वाले या तो मूर्ख है, गरीब है, पागल है, भिखारी है। उनकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करता है। ये सेम बातें अब इस दादी माँ के पास हो रही थी, ये बूढ़ी दादी के साथ हो रही थी। लेकिन दोस्तों, इसी बैंक में एक बैंक कर्मी होता है जो दूर एक काउंटर पर बैठकर सीधा नजर गड़ाए हुए ये सब देख रहा होता है। ये बैंक कर्मी होता है रवि प्रभाकर। दोस्तों, रवि प्रभाकर अपने केबिन से निकलकर बूढ़ी दादी के पास आता है और लिफाफा लेता है। कहता है, दादी आपको क्या काम है और क्यों इस बैंक में आई हो? दोस्तों, अब ये जो बूढ़ी दादी होती है चौंक जाती है और मन ही मन विचार करने लगती है, अभी तक तो मैं काउंटर भटक रही थी, लोगों के पास खुद जाकर अपनी समस्या को बता रही थी, लेकिन ये पहला शख्स है जो मेरी समस्या सुनने के लिए अपने जगह को छोड़कर मेरे पास आया है। शायद मेरा काम अब आसानी से हो जाएगा और कोई उनका भी सुनने वाला, समझने वाला भी यहाँ है। दोस्तों, फिर ये बूढ़ी दादी रवि प्रभाकर को साफ साफ बताता है और पूरा विस्तार से बताता है। दोस्तों, सुनने के बाद अब रवि प्रभाकर इधर उधर नहीं देखता है। कहता है, दादी आप यहीं बैठिए, मैं कुछ ही मिनट में यूं गया और यूं आ गया। दोस्तों, फिर रवि प्रभाकर सीधे बैंक मैनेजर के केबिन में जाता है और उनसे कहता है कि सर, एक बूढ़ी दादी है जिसके बैंक खाते में कुछ न कुछ समस्या आ रही है। वो समस्या का निदान करने के लिए बैंक में आई है और आपसे मिलकर अपनी समस्या बतानी चाहती है। दोस्तों, इतना सुनते ही मैनेजर सीसीटीवी कैमरा पर नजर डालता है और देखता है कि क्या यही बूढ़ी दादी है। रवि प्रभाकर कहता है कि यस सर। लेकिन जब उन्हें जूम करके देखता है तो देखता है कि बूढ़ी दादी बिल्कुल भिखारन लग रही है, बेहद ही साधारण कपड़ों में। और ये बैंक बहुत बड़े बैंक है। कहने का बहुत बड़े का तात्पर्य यह है कि यहाँ बहुत ज्यादा पैसे का ट्रांजैक्शन होता है और बड़े बड़े और अमीर लोगों का बैंक खाते इसमें है। दोस्तों, इतना समझने के बाद मैनेजर कहता है, छोड़ दो, मेरे पास इतने फालतू समय नहीं है या फालतू वक्त नहीं है बेकार की बातें करने के लिए। कुछ देर बैठने तो वहीं, और बैठने के बाद जब थक जाएगी, हार जाएगी, खुद बैंक से चली जाएगी। उन्हें पूछने की, बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो अपने काम पर ध्यान दो। दोस्तों, रवि प्रभाकर फिर से कहता है कि सर, एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। वह बहुत ही विनम्र है और बार बार लोगों के आगे अपने हाथ फैला रहा है, अपनी समस्या बता रहा है। हम लोग तो लोगों की समस्या ही सुनने के लिए है और उसकी को समाधान करने के लिए है। क्यों ना उनकी भी बात एक बार सुन ली जाए और समस्या को समाधान कर दिया जाए। दोस्तों, फिर मैनेजर गुस्से में आ जाता है और रवि प्रभाकर को कहता है कि तुम मुझे समझाने वाला कौन होता है? मैं इस बैंक का मैनेजर हूं, तुम मुझे समझा नहीं सकते हो, या तू जैसे लग रहा है तू ही मुझे ऑर्डर दे रहा है, मुझे आज्ञा दे रहा है। तुम्हारे बात में न उस बूढ़ी महिला से कोई दिलचस्पी है, तुम अपने काम पर लौट जाओ। और तूने जो किया, खैर कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना। मुझे जो अच्छा लगता है, जो सही है, वो मैं जानता हूं। दोस्तों, अब रवि प्रभाकर के हाथ में भी निराशा हाथ लगता है, सीधे आ जाता है और बूढ़ी दादी के पास जाता है। कुछ देर रुकता है लेकिन कुछ नहीं कहता उससे, बस हाथ से इशारा करता है कि आप चेयर पर बैठ जाइए। बूढ़ी दादी को यही लग रहा था कि अब कुछ वक्त में उन्हें केबिन से बुलाने के लिए आएंगे और वो मैनेजर के कमरे में दाखिल हो जाएंगे। रवि प्रभाकर वो अपने काउंटर पर चले जाते हैं। दोस्तों, कुछ देर इंतजार करते करते अब बूढ़ी दादी को कोई भी पूछने वाला नहीं था और न कोई कुछ बताने वाला था, न समझाने वाला था। बूढ़ी दादी सीधे अब मैनेजर के केबिन की तरफ रुख करता है।
रुक करते ही गेट पर एक गार्ड उन्हें रोक लेता है, एक बैंक कर्मी उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आपको किसने बुलाया कि आप सीधे अंदर जा रही हो बिना परमिशन के, और जब तक बुलाया नहीं जाए तब तक मैनेजर के केबिन में कोई नहीं जा सकता है। दोस्तों इतना सुनते ही बूढ़ी दादी कहता है मुझे सख्त जरूरी है और बहुत कम समय बचा है, क्योंकि अब बैंक तो बंद ही होने वाला है, मेरा काम नहीं हो पाएगा। कुछ ही मिनट की बात है, मैं मैनेजर को समझा दूंगी और वो मेरा काम कर देगा। दोस्तों लाखों कोशिश करने के बावजूद भी, काफी यत्न करने के बावजूद भी बूढ़ी दादी मैनेजर के केबिन तक, मैनेजर के टेबल तक नहीं पहुंच पाती है। उन्हें गेट पर ही रोक लिया जाता है। थक हार जाती है, अब निराश हो चुकी थी। बूढ़ी दादी फिर अपने हाथ का लिफाफा गेट पर अधिकारी को दे देते हैं। कहते हैं जब भी वक्त मिले, फुर्सत मिले, इन्हें चेक कर और जो भी समस्या है इन्हें समाधान करने के लिए बोल दीजिए। बस इतना ही बोलकर वो चला जाता है। दोस्तों अब इधर उधर व्यस्त हो जाता है और रवि प्रभाकर फिर से इधर उधर आंखें घुमाती है। वो बूढ़ी दादी को नहीं देखती। वो सीधे मैनेजर के गेट पर आता है और जहां पर वो कर्मी खड़ा था उनसे पूछता है कि ये बूढ़ी दादी का काम हो गया क्या? मैनेजर उनसे बात की। बोलता है कि नहीं, बड़े बड़े बोलते रहते हो बूढ़ी दादी, बूढ़ी दादी। ये लिफाफा छोड़ के गए हैं, रखो इसे। दोस्तों वो लिफाफा लेकर आता है और उन्हें खोलता है और जो अकाउंट और जो कागजात उसमें थे उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, जैसे मानो कि सांसें रुक गई हो और ये पूरी बैंक एक जगह स्थिर हो गया। क्योंकि दोस्तों वो जो महिला थी और उसमें जो कागजात था, वो जो लिफाफा था, वो बेहद साधारण नहीं था। भले ही बूढ़ी दादी ऊपर से साधारण कपड़ों में थी, साधारण दिख रही थी, लेकिन अंदर का जो सामान था, अंदर जो पेजेस थे, जो नंबर लिखा हुआ था, वो कोई साधारण नहीं था, बल्कि उस बैंक का 60% शेयर होल्डर इसी बूढ़ी दादी के पास था। सीधा सीधा समझे तो उस बैंक का सर्वोसर्वा जो मालिक होता है, बैंक का जो मेन ओनर था, अब वही दादी है। ये बात सीधे केबिन में मैनेजर को समझाते हैं और समझाते क्या, मैनेजर जब खुद अपनी आंखों से देखता है उन्हें यकीन नहीं होता है कि उनसे इतनी बड़ी भूल हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई। जिसके यहाँ नौकर है, सिर्फ काम करते हैं, उन्हीं को तवज्जो नहीं दिया, उन्हीं को इज्जत नहीं दिया, बल्कि धक्के मारकर कहे तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया और घंटों घंटों तक बैंक में भटकता रहा। उन्हें सुनने और समझने वाला और उनकी बातों को यकीन करने वाला इस बैंक में कोई था तो सिर्फ रवि था। दोस्तों फिर क्या था, अगले दिन बूढ़ी दादी बड़े ही तैयारी के साथ आते हैं, उसके साथ उनका पीओ और बॉडीगार्ड भी होता है। और जब बैंक के अंदर दाखिल होता है तो सभी जैसे का तैसे हो जाता है, सभी सन्न हो जाते हैं। मैनेजर आकर सीधे उनके पैरों में गिरता है, कहता है बूढ़ी दादी मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद और आज के दिन के बाद आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी, न किसी के साथ मैं दुर्व्यवहार करूंगा, न किसी के साथ कुछ भी करूंगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। दोस्तों इतना सुनने के बावजूद भी कहता है ये बात तो ठीक है, लेकिन शायद इतने दिनों के साथ जिसके इस बैंक में खाते हैं उनके साथ तूने तो दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ अच्छी सलूक नहीं किया, न उसके साथ अच्छा बर्ताव किया है, और तुम्हारी जो मानसिकता है, सोच है, वह बेहद ही घटिया है। तुम लोगों की पहचान ऊपर के रंग रूप और पहनावा ओढ़ावा और उसके कपड़े को देख कर करता है, बल्कि उनकी विचार क्या है, वो समझाना क्या चाहता है, वो कितना समझदार है, तुम ये जानने की कोशिश नहीं करते हो। दोस्तों फिर बूढ़ी दादी सीधे सीधे कहता है क्या तुमको ये पता है, किसी भी व्यक्ति की उन काबिलियत कपड़ों से नहीं होता है, बल्कि उनके गुण से होता है, उनकी काबिलियत से उनकी पहचान होती है, कपड़ों से नहीं होती है। तो बैंक जो मैनेजर था कहता हाँ दादी आप सही बोलते हो, लेकिन मुझसे भूल हो गई। कहता भूल हो गई तो ये समझ लो तुम मैनेजर लायक हो ही नहीं, और तुम्हें किसने मैनेजर बना दिया था,
और दूसरी बात, जो रवि प्रभाकर है वो इस बैंक का आज से और अभी से और इसी समय से मैनेजर होगा और तुम एक साधारण प्यून होगे इस बैंक। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उनके कपड़ों से नहीं बल्कि उनके गुण से, काबिलियत से, व्यवहार से और विचार से होता है। तो इसे समझने के लिए और ऐसे व्यक्ति को जानने के लिए वक्त लगता है, उन्हें समझना पड़ता है। सिर्फ आंखों से देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता है, न ही अनुमान लगा लिया जा सकता है वो व्यक्ति बड़े हैं या छोटे हैं। अगर कोई बात करने की कोशिश करता है, आपको बताने की कोशिश करता है, तो उनकी बातें जरूर सुननी चाहिए। अगर आप यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये कहानी कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए।